Hello everyone, I welcome you all to your very own R Wonderway. This is me वत्सल द्विवेदी और आज हम फिर से एक और वीडियो के साथ आ चुके हैं विच इज़ फॉर दी इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हमारा सीरीज चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम बढ़ने वाले हैं हमारे यूनिट 2 की तरफ विच इज़ एनालिसिस ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। किसका एनालिसिस? क्लोज सिस्टम का। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि यूनिट 1 जो है हमारा, उसका एक डीपीपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जब डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो वहाँ पे आपको ये डीपीपी मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको ज़रूर सॉल्व करेंगे ताकि इससे आपकी और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए उस यूनिट से रिलेटेड। ठीक है। सिमिलरली जैसे हमारा ये यूनिट खत्म होगा वैसे ही इसका भी एक और एक डीपीपी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लोज सिस्टम को जानने के लिए हमें आइडियल गैस इक्वेशन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन ये बेसिकली क्या होती है? ये होती है हमारी पीवी बराबर एमआरटी, या तो फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं पीवी बराबर एनआरटी, एन आर बार टी। ठीक है। यहां पे P जो होता है वो होता है हमारे पास प्रेशर, V जो होता है हमारे पास वो होता है वॉल्यूम, M जो होता है ये होता है हमारे पास मास। इसको हम लोग लिखते हैं केजीज में। किसमें लिखते हैं? केजीज में। मास को लिखते हैं केजी में। ठीक है। R होता है यहाँ पे हमारा गैस कांस्टेंट। क्या होता है? गैस कांस्टेंट। और T होता है यहाँ पे हमारा टेम्परेचर। ये टेम्परेचर हमेशा किसमें रहेगा? केल्विन में। एंड 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। ये हमने यूनिट कन्वर्जन वाली वीडियो में समझ लिया था। अब ये जो गैस कांस्टेंट होता है ना, ये हमारे पास होता है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। ठीक है। मतलब कि किसी एक ही पर्टिकुलर गैस की ये वैल्यू होगी। अगर एयर है तो उसका आर कुछ होगा, अगर वो एयर हटा के नाइट्रोजन कर दो, ऑक्सीजन कर दो, तो उसका आर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहां पे ये भी आइडियल गैस इक्वेशन होता है, लेकिन यहां पे दो क्वांटिटीज चेंज होगी, एन और आर बार। एन होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। आर बार हमारे पास होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन आर एंड आर बार। देखिए एक रिलेशन तो मुझे पता है कि भाई Cp माइनस CV इज इक्वल टू आर होता है। ये हमें पता है, ये हमें पता है। वैसे ही R और R बार के बीच में रिलेशन होता है कि R इज इक्वल्स टू R बार बाय W। यहां पे W होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। तो R और R बार के बीच में हमारे पास यही रिलेशन होता है कि भाई Cp माइनस CV इक्वल्स टू R। दिस इज नथिंग बट मेयर्स रिलेशन। ये हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। एक और एक रिलेशन हमने देखा था गामा का विच इज Cp बाय CV। एंड दिस इज वन मोर विच इज R इज इक्वल्स टू R बार बाय W। देखिए आपके थर्मोडायनेमिक्स में मोस्टली हम जितने न्यूमेरिकल करेंगे 98% केसेस में यही फॉर्मूला यूज होगा। दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन 2% केस। मतलब कि IMU में इसके आने के चांसेस ना बराबर है और इसके आने के चांसेस पूरे हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन, देखिए आइडियल गैस क्या होता है? एक ऐसा गैस जिसका
टेम्परेचर, प्रेशर, कांस्टेंट सब आइडियल वैल्यूज पे हो, वो गैस को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसा गैस देखो एग्जिस्ट तो करता नहीं है, मगर हम इसको कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए यूज करते हैं कि भाई जिससे हमारा जो एनालिसिस है वो सही हो जाए, कैलकुलेशन पर्पस। क्लियर? तो ये इक्वेशन हमें याद रखनी बहुत जरूरी हो जाती है कि भाई PV इज इक्वल्स टू MRT, जहां पे P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, M होता है मास kg में, वॉल्यूम हो गया आपका मीटर क्यूब में, प्रेशर हो गया आपका पास्कल में। क्लियर? गैस कांस्टेंट इज हियर स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज इन केल्विन। वहीं पे दूसरा इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू NR बार T, N होता है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, R बार इज योर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और यहाँ पे हमने R और R बार के बीच में एक रिलेशन देख लिया विच इज R इज इक्वल्स टू R बार बाय W, जहां पे R बार होता है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R होता है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट और W इज योर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले मेन टॉपिक पे विच इज PV डायग्राम। यहां पे P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम। हमेशा याद रखना कि कोई भी ग्राफ अगर आप बना रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हमेशा आती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। क्या आती है? ओके, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या आता है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। एक्स पे क्या आता है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और वहीं पे आपके वाई एक्सिस पे क्या आता है? हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी। क्लियर? तो सिमिलरली यहां पे भी जब ये पीवी ग्राफ में बनाता हूं तो प्रेशर मेरा आता है वाई एक्सिस पे और वॉल्यूम आता है मेरा एक्स एक्सिस पे। क्लियर? ये है आपकी एक्स एक्सिस, which is your x axis and this becomes your y axis। ठीक है? तो अगर मैं कोई भी प्रोसेस लूं, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक प्रोसेस ले लिया, दिस इज फ्रॉम 1 to 2, तो यहां पे इसका कुछ तो वॉल्यूम होगा V1, इसका होगा V2, और वहीं पे हमारे पास यहाँ पे कुछ तो इसका प्रेशर होगा P1 और यहाँ पे प्रेशर होगा P2। तो हम क्लोज सिस्टम एनालिसिस में पीवी ग्राफ को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। कुछ केसेस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। ऐसे नॉर्मल पीवी ग्राफ यही होता है, ठीक है। 2-3 केस मैं आपको बता देता हूँ बहुत सिंपल से, जिनको आप भी एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहला तो केस ये हो जाएगा कि अगर मैंने यहाँ पे एक पीवी ग्राफ ले लिया, P और V का ग्राफ, अगर मैं ऐसे बना रहा हूं मतलब मेरा प्रेशर क्या है? कांस्टेंट, है ना। यहां देखो ध्यान से, इफ यू सी ओवर हियर वेरी केयरफुली, योर प्रेशर इज कांस्टेंट एट P, whereas your volume is changing from V1 to V2। Similarly, अगर मैं इसका वाइसा वर्सा कर दूं तो P वर्सेस V ग्राफ, और यहां पे अब मैंने क्या कर दिया, कुछ प्रोसेस ऐसे ले ली, मतलब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया बट योर प्रेशर विल चेंज। मान लो यहां 0 से लेके कुछ तो P1 तक गया। क्लियर? तो ये आपका इन शॉर्ट में पीवी डायग्राम है कि भाई प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम होता है। इसमें आप जो भी कर्व्स बनाएंगे वो प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को बताएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर का जो एरिया होता है, एरिया अंडर पीवी ग्राफ, ये हमें क्या देता है? वर्क डन। हमेशा याद रखना, एरिया अंडर पीवी ग्राफ गिव्स अस वर्क डन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं ताकि आप नोट्स में उसको लिख लें कि भाई एरिया अंडर
PV diagram gives us work done। जब हम लोग क्लोज सिस्टम एनालिसिस के प्रॉब्लम्स करेंगे और उनको समझेंगे, तब वहां पे आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, इसी के साथ हम दूसरा एक डायग्राम देखते हैं जिसको बोलते हैं TH डायग्राम। यहां पे T होता है टेम्परेचर, ठीक है, मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूं यहां पे थोड़ा सा। T होता है हमारे पास टेम्परेचर, और S होता है मेरे पास एंट्रोपी। क्या होती है? एंट्रोपी। टेम्परेचर हमारे पास होता है यहां पे डिपेंडेंट क्वांटिटी, तभी हम इसको Y में लिखते हैं, और ये होता है हमारे पास एंट्रोपी इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। क्या होता है? ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, ओके। तो यहां पे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये मेरा S आएगा इधर, और ये मेरा इधर T आएगा, है ना। दिस विल बी माई Y एक्सिस एंड दिस विल बी माई X एक्सिस। क्लियर? तो यहां पे अगर मैं एंट्रोपी का मतलब समझूं क्या होता है, तो S इज नथिंग बट रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। अभी के लिए हमें इतना ही समझने की जरूरत है। एंट्रोपी पे हम आगे चल के एक अलग से वीडियो लेंगे जहां पे हमें एंट्रोपी के बारे में और अच्छे से समझ में आएगा। S इज नथिंग बट dQ बाय dt, ठीक है, चेंज इन हीट बाय टेम्परेचर। ठीक है, इसकी यूनिट को अगर हम देखें तो वो होगी हमारे पास किलो जूल पर केजी केल्विन। क्लियर? तो ये हमारा कुछ इन शॉर्ट एंट्रोपी होता है। हमें इतना ही अभी याद रखने की जरूरत है। आगे चल के हम इस पे पूरा डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे जहां पे आपको एंट्रोपी और अच्छे से समझ में आएगा। अगर इन शॉर्ट में आपको और अच्छे से समझाने की ट्राई करूं तो एंट्रोपी एक रैंडमनेस ऑफ सिस्टम होती है। मतलब कि एक सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल एक जगह पे एक टाइम पे तो रहते नहीं है। टाइम जैसे ही चेंज होता है अपनी जगह भी बदलते रहते हैं, चाहे आप सिस्टम में कुछ एक्सटर्नल चेंज लाओ कि नहीं लाओ। तो वो जो उनका रैंडम बिहेवियर होता है, जब सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं होता लेकिन फिर भी रैंडमनेस हमें दिखती है पार्टिकल्स के सिस्टम के अंदर, तो वो कितनी होती है वो हमें पता चलता है एंट्रोपी के थ्रू, नॉर्मल कंडीशन में भी, और जब अगर हम उस सिस्टम में से हीट डालेंगे या निकालेंगे तब भी। तो इन दोनों केसेस में हमको एंट्रोपी के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे भी सेम केसेस है, मैं बता देता हूं। अगर तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे है, मतलब क्या है कि भाई आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है एंड योर एंट्रोपी चेंजेस फ्रॉम S1 टू S2। वहीं पे अगर मैं दूसरा एक ग्राफ बना दूं कुछ इस तरीके का, यहां पे S becomes constant and your temperature goes from 0 to somewhere here T1। इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप सो आपको यहाँ पे TS डायग्राम और PV डायग्राम के बारे में समझ में आ गया कि भाई TS क्या होता है, PV क्या होता है। प्रेशर वॉल्यूम को हम देख चुके हैं पहले, टेम्परेचर भी हम एज अ क्वांटिटी देख चुके हैं, एंट्रोपी हमने नहीं देखा था, तो मैंने आपके यहाँ पे आपको एंट्रोपी शॉर्ट में समझा दिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे हमारे एनालिसिस की तरफ, विच इज एनालिसिस ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रोसेस होता है दैट इज योर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब देखिए यहां पे हम इन प्रोसेसेस का पीवी डायग्राम देखेंगे और इनसे रिलेटेड इक्वेशंस को समझेंगे।
तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का एक नाम होता है आइसोबारिक प्रोसेस। देखो आइसो मतलब होता है सेम, हमेशा याद रखना, एंड बारिक इज रिलेटेड टू प्रेशर। कैसे? तो प्रेशर की एक यूनिट होती है, प्रेशर की एक यूनिट होती है और उस यूनिट को क्या बोलते हैं? बार। तो वैसे आप याद रख लो भाई, बारिक, ठीक है। बारिक मतलब प्रेशर से रिलेटेड है और आइसो मतलब तो यूनिवर्सल मीनिंग होता है सेम। तो आइसो बारिक मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, यानी कि P इज सेम। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं P इज सेम। क्लियर? चलिए दूसरा हमारे पास क्या आता है यहां पे कि भाई इसका अगर मुझे पीवी डायग्राम चाहिए, क्या चाहिए इधर? पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम। तो देखो पहली क्वांटिटी तो प्रेशर सेम है, दूसरा वॉल्यूम चेंज होगा, बिल्कुल वॉल्यूम चेंज होगा, तीसरा आएगा हमारे पास वर्क, वर्क डन भी चेंज होगा, है ना। और चौथी क्वांटिटी है हमारे पास हीट, ये भी चेंज होगी। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर इंटरनल एनर्जी। क्या है ये? इंटरनल एनर्जी, ये भी चेंज होगा। आपको एक ग्लिम्स समझ में आ गया कि भाई प्रेशर तो सेम रहेगा, वॉल्यूम चेंज होगा, वर्क चेंज होगा, हीट चेंज होगा और इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। यही 5 क्वांटिटी हमें क्लोज सिस्टम के एनालिसिस में निकालनी होती है बस, और कोई 6th क्वांटिटी नहीं होती। हीट को ही कभी कभी एंथैल्पी बोल देते हैं, हालांकि फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो उसके ग्राफ से आपको समझ में आएगा कि भाई ये होता है इसका कुछ ग्राफ। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको साइड में लूं ताकि आपको और अच्छे से एनालिसिस समझ में आए। दिस इज योर ग्राफ वेयर दिस इज योर प्रेशर P, यहां पे है हमारे पास V1 वॉल्यूम एंड दिस इज योर V2 वॉल्यूम। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको एक बार थोड़ा अच्छे से बना के कि भाई अगर मेरे पास ये एक पीवी डायग्राम है और सेम टू सेम नीचे मैं यहां पे बनाऊंगा इसका टीएस डायग्राम। दिस इज योर पीवी डायग्राम, दिस इज योर टीएस डायग्राम। तो पीवी डायग्राम के लिए मेरा प्रोसेस तो ऐसे जाएगा भाई, ये एक कुछ तो प्रेशर है P1 मान लो, P0 मान लो, ठीक है। और यहां पे हमारे पास उससे कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन वॉल्यूम दिख रहा है V2। सेम ग्राफ जो मैंने पीछे बनाया, एकदम सेम। टीएस डायग्राम में ये थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाएगा, ये कुछ ऐसा चला जाएगा, इसमें दिस बिकम्स योर V2 एंड दिस बिकम्स योर V1। एंड यहां पे आ जाएगा हमारे पास टेम्परेचर T1 एंड यहां पे हमारे पास आ जाएगा टेम्परेचर T2। ये स्टेट 1, स्टेट 2, similarly goes for state 1, state 2, and this becomes your process. Which process? Isobaric process. Clear? तो यहां पे हमें ये समझ में आया कि V1 और V2 जो है वो तो चेंज हुआ। अब देखो एरिया अंडर पीवी ग्राफ ही तो मुझे वर्क मिलता है, तो वर्क डन मेरा क्या होता है यहां पे? इंटीग्रेशन P dV, V1 से लेके V2, यानी कि वर्क क्या हो जाएगा? P V2 माइनस V1। भाई dV का इंटीग्रेशन क्या होता है? V। तो V में आप जब लिमिट्स पुट करोगे V1 और V2, you will easily get your answer, which is
PV2 माइनस V1। क्लियर? तो दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमारे पास दूसरी एनालिसिस किसकी आती है यहाँ पे? भाई ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, फिर आता है हीट का। तो Q इज इक्वल्स टू mCp T2 माइनस T1 और mCp डेल्टा T, ये मैंने बता रखा है पहले ही, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज फॉर इंटरनल एनर्जी विच इज U इज इक्वल्स टू Q माइनस W या mCv डेल्टा T, ये भी आपको बता रखा है। तो दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशंस की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक और एक रिलेशन होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पीवीटी रिलेशन, पीवीटी रिलेशन क्या बोलते हैं हम उसको? यार मैं ये भी अब कर देता हूं, देन इट विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ये मैं अभी आपको समझा रहा हूं, आगे चल के पीवीटी रिलेशन हम खुद ही यूज कर लेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। देखिए पीवीटी रिलेशन, पीवीटी रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एंड दिस रिलेशन इज नथिंग बट पीवी इक्वल्स टी, बस। तो अगर प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो क्या मैं ये कह सकता हूं इस ग्राफ के बदौलत कि V1 इज इक्वल्स टू T1 या V1 is proportional to T1, V1 is proportional to T1, so I can say that V1 by V2 is equals to T1 by T2, हाँ या ना? right? So this becomes your another equation which you can use। देखिए कांस्टेंट प्रेशर डायग्राम में प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जब प्रोसेस हो रहा होता है, हमारा फेज चेंज हो रहा होता है 1 से 2 के बीच में, तो प्रेशर सेम होता है। अब मैंने पहले ही बताया था कि एरिया अंडर पीवी डायग्राम हमें वर्क डन देता है, तो वर्क डन क्या होगा? PdV, dV का इंटीग्रेशन क्या होता है? V, कहां से कहां तक? V1 से लेके V2 तक, लिमिट डालो, क्या मिल जाएगी हमें? PV2 माइनस V1। फिर मैंने बताया था कि भाई हीट ट्रांसफर जो होगा या तो इनटू द सिस्टम होगा या फ्रॉम द सिस्टम होगा, तो वो हमेशा mCp डेल्टा T ही रहता है, और U जो है वो हमेशा mCv डेल्टा T ही रहता है। क्लियर है? वहीं पे हमने जो अभी नया रिलेशन एक देखा, दिस इज योर पीवीटी रिलेशन, दिस इज नथिंग बट PV इक्वल्स टू T। अब यहां अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2, V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2, यहाँ पे V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, ठीक है। ये इधर ऐसा आएगा, माय बैड, यहाँ पे मैंने V लिख दिया है, बट हियर इट विल बी S1 S2, ठीक है। तो ये देखिए, तो बस उसी रिलेशन को मैंने यहाँ पे यूज किया, एंड आई गॉट V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। रिलेशन यही है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कब? आइसोबारिक प्रोसेस में। इसके अलावा आइसोबारिक प्रोसेस में आपको कोई पांचवा इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से हम फटाफट बाकी और प्रोसेसेस को भी समझ जाएंगे। अगला हमारा प्रोसेस होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब देखो, सबसे पहले आता है प्रेशर। प्रेशर क्या होगा? चेंज। प्रेशर का सेम रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। सेकंड आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? सेम। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। देखिए आइसो
आइजो मतलब इक्वल, मैंने पहले ही बताया, एंड कोरिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू वॉल्यूम। आइसोबारिक मतलब बार तो प्रेशर, आइसो मतलब इक्वल तो कांस्टेंट प्रेशर या सेम प्रेशर, इक्वल प्रेशर। आइसोकोरिक मतलब आइसो में इक्वल, कोरिक मतलब वॉल्यूम तो इक्वल वॉल्यूम या सेम वॉल्यूम। ठीक है। थर्ड क्वांटिटी आती है हमारे पास वर्क। वर्क यहां पे होता है जीरो, देखेंगे देखेंगे बिल्कुल देखेंगे। वर्क के बाद हमारे पास आता है यहां पे हीट, जिसको हम लिखते हैं Q से, एंड दिस इज चेंज, ये भी हमारा चेंज होता है। एंड लास्ट इज योर इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी U, ये भी हमारा क्या होगा, चेंज। क्लियर है। चलिए यहां पे अगर हम इसका पीवीटी रिलेशन देखते हैं, पीवीटी रिलेशन, ठीक है, तो पीवीटी रिलेशन से हमें यह मालूम पड़ता है कि भाई पीवी बराबर टी, अभी फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 1 to 2, ठीक है, 1 से 2 के बाद जा रहा है, यानी कि कांस्टेंट क्या रहेगा हमारे पास, वॉल्यूम। V यहां पे कांस्टेंट है, मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्या इक्वेशन आ जाएगी, P1 बनाम P2 इज इक्वल्स टू T1 बनाम T2। क्लियर, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। अब इसका हम लोग PVTS डायग्राम देखते हैं कैसा होता है। यहां पे मैं बना देता हूं आपका PV डायग्राम, और यहां पे मैं आपका बना दूंगा TS डायग्राम। चलिए, तो PV डायग्राम अगर हम लोग देखते हैं तो वो कैसा दिखेगा हमें, भाई कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है ना, तो ये कुछ ऐसा जाएगा, जहां पे दिस इज योर वॉल्यूम V0, दिस इज योर प्रेशर P1 एंड दिस इज योर प्रेशर P2। क्लियर है, स्टेट कहां से कहां, 1 से लेके 2 तक जा रहा है। TS डायग्राम भी हमारा इसका जो है वो कुछ तो ऐसा बनेगा, थोड़ा ज्यादा स्टीप होगा। अगर हम मान के चलते हैं कि भाई ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, एरो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये अगर हमारा कांस्टेंट प्रेशर है तो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम जो होगा वो थोड़ा ज्यादा डेविएटेड नजर आएगा, 1 to 2। दिस इज फॉर कांस्टेंट प्रेशर एंड दिस ग्राफ इज फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर इसकी एंट्रोपी मैं मान लेता हूं S1, तो यहां पे एंट्रोपी कुछ तो हो जाएगी S2। क्लियर, तो यहां पे हमने सबसे पहले क्या देखा कि भाई PV इक्वल्स टू T होता है। अब यहां पे वॉल्यूम तो हमारा कांस्टेंट है, 1 to 2, 1 to 2 मतलब स्टेट, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, स्टेट है 1 to 2, ये स्टेट 1, दिस इज स्टेट 2। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा भाई कि P1 बाय P2 इज इक्वल्स टू T1 बाय T2। ये पहली इक्वेशन थी। दूसरा देखो भाई, वर्क क्या होता है, PdV इंटीग्रेशन V1 से लेके V2। अगर यहाँ पे हमारा वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या हम वर्क को कुछ वैल्यू रख पाएंगे, नहीं, वर्क हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0। अब हीट Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। भाई जी ये है फर्स्ट लॉ, क्या है ये, फर्स्ट लॉ। हाँ, वीडियो बना रहा था।
दरवाजा बंद और लाइट ऑफ कर देना, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, ये है हमारा फर्स्ट लॉ, हमें मालूम है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे W तो जीरो है, W क्या है अब हमारा जीरो, तो Q किसके बराबर हो जाएगा U के, और U क्या था हमारा mCV डेल्टा T। ये इक्वेशन प्लीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, MI स्टार, ये एक एक्सेप्शन है। क्या है ये? एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हर जगह हम Q क्या मान के चलते हैं, mCP डेल्टा T, मगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हम Cp तो ले नहीं सकते, तो हम क्या लेके चलते हैं, mCV डेल्टा T। अगर जैसे याद नहीं होता तो दूसरा रीजन बड़ा सिंपल है जो मैंने आपको दिखा दिया एक छोटे से डेरिवेशन में, कि भाई W तो जीरो है तो Q को तो U के इक्वल होना ही होगा, और U हमारा किसके इक्वल होता है, mCV डेल्टा T के, तो Q भी किसके इक्वल हो जाएगा, mCV डेल्टा T, ठीक है। चलिए अगला प्रोसेस देखते हैं। तो अगला प्रोसेस है हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, विच इज आइसो अगेन इक्वल थर्मल, मतलब टेम्परेचर, थर्मल लग गया मतलब भाई टेम्परेचर की ही बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वांटिटी क्या देखते थे हम लोग, वॉल्यूम। तो क्या वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हो रहा है, जी हाँ वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हो रहा है। सेकेंड क्वांटिटी हम क्या देखते थे, प्रेशर। तो क्या है यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, क्लियर। थर्ड हम देखते हैं वर्क, यहाँ हमें कुछ वर्क मिलेगा, जी हाँ बिल्कुल वर्क मिलेगा, तो वर्क भी चेंज हो रहा है। फिर हम देखते थे हीट, हीट क्या चेंज हो रही है, तो हीट होगी यहां जीरो, ठीक है। देखेंगे अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि हीट क्यों जीरो है, मगर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे भी वो चीज डिस्कस करेंगे। इंटरनल एनर्जी भी मेरा चेंज होगा, क्लियर। चलिए फटाक से अभी देखते हैं पीवीटी रिलेशन। पीवी बराबर टी है, टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट फॉर 1 to 2 स्टेट, ठीक है। तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, यानी कि P1 बाय P2 इज इक्वल्स टू V2 बाय V1, ये बन जाता है हमारा रिलेशन। दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ पीवीटी, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इनके ग्राफ्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, पीवी डायग्राम, और उसी के साथ साथ नीचे हम क्या देखेंगे, टीएस डायग्राम। दिस बिकम्स योर पीवी डायग्राम, दिस बिकम्स योर टीएस डायग्राम। तो पीवी डायग्राम जो है हमारा वो कुछ तो कर्व जाएगा, पैराबोलिक इन नेचर जाएगा, कहां से कहां तक, V1 से लेके V2 तक। दिस बिकम्स योर P1 एंड दिस बिकम्स योर P2। वही हमारा जो टीएस डायग्राम है वो कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा, जहां पे सिर्फ एंट्रोपी चेंज होगी S1 से लेके S2 तक, and your temperature remains constant, क्लियर। तो देखिए हमने पहला रिलेशन तो देख लिया, क्या था वो, P1 बाय P2 इज इक्वल्स टू V2 बाय V1, दिस बिकम्स द फर्स्ट रिलेशन। अब वर्क डन देखो भाई, वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन P dV, ये हमें मालूम है। यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि भाई PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि भाई मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, बिकॉज माय टेम्परेचर इज कांस्टेंट, राइट। तो अगर मैं प्रेशर को यहां पे चेंज कर देता हूं, यानी मैं क्या लिख देता हूं, P इज इक्वल्स टू C बाई V, और इसको अगर मैं मान लेता हूं इक्वेशन 2 और मैं इसे मान लेता हूं 3, तो मैं क्या कर रहा हूं, पुट इक्वेशन 2
इन 3। कहां से कहां तक है? V1 से लेके V2 तक, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा? इंटीग्रेशन V1 से लेके V2 तक C बाय V dV। तो C क्या होता है हमारा? C बाहर ले लो, इंटीग्रेशन V1 से लेके V2 तक dV बाय V। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? C इंटू ln V, V1 से लेके V2 तक, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे देखो C ln V2 बाय V1, क्यों? क्योंकि ln V2 माइनस ln V1, तो भाई log A माइनस log B क्या होता है? log A बाई B। तो log A माइनस log B हमारे पास क्या होता है? log A बाई log B। तो वही मैंने यहां पे लिखा है, क्लियर। तो चलिए मैं यहाँ पे TH डायग्राम और PV डायग्राम को रब कर देता हूँ। आई होप सो आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट भी करते रहें ताकि आपको चीजें समझ में आती रहे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, अभी हमारे पास अब ये आ गया है, तो C इज इक्वल्स टू PV होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं वर्क इज इक्वल्स टू PV ln V2 बाई V1, और PV बराबर MRT भी होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं? MRT 1 ln V2 बाई V1, P1 V1 ln V2 बाई V1, या MRT1 ln V2 बाई V1, या तो फिर आप एक और लिख सकते हो MRT2 ln V1 बाई V2। फिर यहां चेंज हो जाएगा भाई, याद रखना, क्लियर। सिमिलरली P2 V2 ln V1 बाई V2, क्लियर। तो आई होप सो आपको ये वर्क की डेरिवेशन आइसोथर्मल में समझ में आ गई हो, आइसोथर्मल में समझ आ गई हो। अगेन P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1, और W इंटीग्रेशन किया हमने यहाँ पे P dV, और PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे हमारा कॉन्स्टेंट है। तो P इज इक्वल टू C बाई V, उसी को हमने इक्वेशन में डाल के dV बाई V विच इज लॉग, वहां पे हमने जब लिमिट्स डाले तो हमें ये वैल्यू मिल गई। नाउ log A माइनस log B इज log A बाई B, और C हमें पता है क्या होता है? PV, तो हमने यहाँ पे वो लिख दिया। और PV और क्या होता है? MRT, वो भी हमने लिख दिया, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो देखते हैं आगे, यहाँ पे और चीजें हैं। हीट हमारा जीरो इसलिए हुआ क्योंकि जूल्स लॉ की वजह से। ये जूल्स लॉ मैंने बताया हुआ है कि भाई हीट इज अ आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे एक चेंज है, यहाँ पे एक चेंज है, आई एम सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। यहाँ पे हीट जो होगा वो चेंज होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू वर्क। इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, क्यों? जूल्स लॉ की वजह से। किसकी वजह से? जूल्स लॉ की वजह से। जूल्स लॉ क्या बोलता है कि भाई इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज अ फंक्शन ऑफ इट्स टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगी। एंड वी नो कि भाई Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। अब अगर डेल्टा U ही जीरो है तो Q किसके बराबर हो जाएगा? W के, और W का डेरिवेशन यहाँ पे हमने देख ही लिया, क्लियर। तो ये वो बन जाता है हमारे पास इक्वेशन नंबर, ये बन जाता है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग थोड़े बहुत से न्यूमेरिकल्स यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है वो ये है कि भाई एयर एंटर्स द कंप्रेसर एट 10⁵ पास्कल। मैं जब भी न्यूमेरिकल कराऊं तो प्लीज गिवन डेटा लिखने की आदत आप लोग डाल लें, ठीक है।
तो सबसे पहले हमें क्या दिया कि भाई एयर एंटर कर रहा है कंप्रेसर पे एट 10⁵ पास्कल एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर ले, तो जब आप 25 को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 298 केल्विन। ठीक है, हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 1.8 मीटर क्यूब पर केजी। मतलब ये कौन सा वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। मतलब क्या मैं इसे कैपिटल वी लिख पाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं, हम इसे क्या लिखेंगे स्मॉल v1। ठीक है, एंड इज कंप्रेस्ड टू, यानी कि P2 हमें दे रखा है 5 × 10⁵ आइसोथर्मली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी प्रोसेस दिया हुआ है ना, आदत डाल लो, गिवन के बाजू में लिख लो आइसोथर्मल। क्लियर। सबसे पहले हमें निकालना है वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन यहां पे क्या होता है, हमने अभी डिस्कस किया P1 V1 ln V2/V1। ठीक है, मास हमें यहां पे दिया नहीं है तो MRT हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो देखो P1 कितना है हमारे पास 10⁵, V1 कितना है हमारे पास 1.8 और ln V2 कितना है हमारे पास, ओके V2 हमें यहाँ पे नहीं दिया है, तो V2 और V1 कितना है हमारे पास अगेन 1.8। तो वर्क निकालने के लिए मुझे सबसे पहले V2 चाहिए होगा। अब V2 के लिए मुझे रिलेशन पता है कि भाई P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, हाँ या ना। ठीक है, तो मुझे पता है यहाँ पे कि भाई P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, मतलब कि P1/P2 इज इक्वल्स टू V2/V1। तो यहां से V2 कितना आ जाएगा, तो स्मॉल v लिखेंगे हम लोग इधर, क्यों, क्योंकि हम स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कुछ उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां से मेरे पास V2 क्या आ जाएगा P1 V1/P2। अब देखिए P1 कितना है हमारे पास 10⁵ पास्कल, V1 कितना है हमारे पास 1.8 और P2 कितना है हमारे पास 5 × 10⁵। तो ये 10⁵ कैंसिल, 1.8 डिवाइडेड बाय 5 गिव्स यू 0.36 मीटर क्यूब पर केजी। तो वर्क यहां से मेरा निकल जाएगा कितना, P1 is 10⁵ into 1.8 into ln 0.36/1.8। ठीक है, देखिए 10⁵ into 1.8। ठीक है, अब लॉग में हम क्या करेंगे 0.36/1.8। तो ये समथिंग आ रहा है हमारे पास 241,415.68 माइनस में। ठीक है, दिस इज कमिंग इन जूल्स, क्योंकि हमारे पास ये सब पास्कल में दिया हुआ है, यही पास्कल में, राइट, हाँ पास्कल में है, तो हमारा आंसर आएगा जूल्स में। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कितना है -241.415 किलो जूल्स। क्लियर, दिस इज योर फर्स्ट आंसर। तो आई होप सो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि किस तरीके से हमने सिर्फ पीवीटी रिलेशन का यूज करके वर्क निकाला। सबसे पहले देखो जो निकालना है उसको यहां पे ऐसे लिख लिया करो, और देखो उसमें तुम्हारे पास क्या गिवन है क्या नहीं है, क्या नहीं है उसको कैसे निकाल सकते हैं फिर सोचो। ठीक है, दूसरा देखते हैं भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो डेल्टा यू कितना होगा 0, इट बिकम्स योर सेकंड आंसर। क्लियर, एंड थर्ड आंसर इज फॉर योर हीट ट्रांसफर क्यू, तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू भी क्या आ जाएगा -241.415
किलो जूल। दिस बिकम्स योर थर्ड आंसर। मतलब कि वर्क इज गिवन टू सिस्टम, हमने सिस्टम को वर्क दिया है, एंड हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम सिस्टम या हीट इज रिजेक्टेड बाय सिस्टम। क्लियर? तो आई होप सो आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ कि किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे 3 सवाल है, ठीक है, बड़े आसान से हैं, ज्यादा हमें दिमाग लगाना नहीं है। पहले हम करते हैं 65 वाला। ठीक है, तो ये 65 वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक, आ गया कंप्रेशन स्ट्रोक, ये रहा कंप्रेशन स्ट्रोक ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, द वर्क डन टू द एयर इन सिलेंडर इज 95 किलो जूल पर केजी। मतलब कि गिवन डेटा में हमें सबसे पहले दिया है वर्क, तो वर्क क्या होगा 95 किलो जूल पर केजी। वर्क डन टू द एयर, एयर को हमने वर्क दिया है, मतलब क्या होगा यहाँ पे माइनस। देखो कंप्रेसर बड़ा सिंपल सा मशीन होता है, उसमें हम क्या करते हैं एयर को कंप्रेस करते हैं। अब कंप्रेसर किससे कपल्ड होता है? मोटर से। तो मोटर में हम क्या देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करके हमें एयर कंप्रेसर के पिस्टन सिलेंडर मतलब पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट अरेंजमेंट को मूव करता है, जिससे एयर कंप्रेस होती है। तो अल्टीमेटली एयर को कंप्रेस करने के लिए वर्क कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। एंड 43 किलो जूल पर केजी ऑफ हीट इज रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग, यानी Q यहां पे क्लियरली बता दिया है -43 किलो जूल पर केजी। डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q माइनस W, तो Q कितना है -43 और ये माइनस का -95 यानी +95, तो -43 + 95 कितना होगा 52 किलो जूल पर केजी। क्लियर है? बड़ा आसान सा सवाल था। चलिए अगला देखते हैं 66 वाला क्वेश्चन। क्या है ये? इन एन एयर मोटर सिलेंडर द कंप्रेस्ड एयर हैज एन इंटरनल एनर्जी ऑफ 450 किलो जूल पर केजी। यानी कि हमें यहाँ पे गिवन क्या दे रखा है, इंटरनल एनर्जी 450 किलो जूल पर केजी। एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपांशन एन इंटरनल एनर्जी ऑफ 220 किलो जूल पर केजी आफ्टर एक्सपांशन, यानी कि बिगिनिंग में U1, आफ्टर एक्सपांशन 220 किलो जूल पर केजी हो गया, इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई। If the work done by air during expansion is 120 kilojoule per kg, ठीक है, वर्क डन बाय एयर यानी कि 120 किलोजूल पर केजी। ठीक है, वर्क डन बाय एयर यहां पे बोला गया है। ठीक है, वर्क डन बाय एयर, यहां पे क्या था, वर्क डन टू द एयर, यहां पे वर्क क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। ठीक है, कैलकुलेट हीट फ्लो टू एंड फ्रॉम सिलेंडर। देखिए Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U होगा U2 माइनस U1 प्लस में 120, तो U2 माइनस U1 यानी कि 220 माइनस 450 प्लस 120, तो माइनस 110 किलो जूल पर केजी, यानी कि रिजेक्टेड, यानी कि इतना हीट उस एयर सिलेंडर ने रिजेक्ट किया, रिजेक्टेड बाय सिस्टम। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67। क्या है, इन एन इंटरनल कंबशन इंजन, आईसी इंजन में कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम पे हीट रिजेक्ट हुआ टू द कूलिंग वाटर 50 किलो जूल पर केजी।
यानी कि यहाँ पे Q कितना दे रखा है 50 किलो जूल पर केजी। क्यों? क्योंकि रिजेक्ट हुआ, हीट क्या हुआ है, रिजेक्ट। ठीक है। एंड वर्क इनपुट इज 100 किलो जूल पर केजी, वर्क हमने दिया है यानी -100 किलो जूल पर केजी। ठीक है। कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन, बहुत आसान, डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू, तो -50 प्लस 100, 50 किलो जूल पर केजी। क्लियर? तो आई होप सो आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज दिस। ठीक है। तो देखिए 5 kg ऑफ एयर एट 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 5 kg हमारा एयर है 40 डिग्री सेल्सियस पे, 5 kg at 40 डिग्री सेल्सियस, and 1 bar is heated in a reversible non-flow constant pressure। यानी हमें गिवन क्या है, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि भाई मास दे रखा है हमें कितना 5 kg। ठीक है। टेम्परेचर दे रखा है हमें कितना 40 डिग्रीज, यानी कि 40 प्लस 273, तुरंत हमें केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है, 313 केल्विन। ठीक है। एंड 1 बार, मतलब हमें प्रेशर भी दे रखा है यहाँ पे 1 बार। ठीक है। इन अ रिवर्सिबल नॉन फ्लो कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर यानी कि कौन सा प्रोसेस है ये, आइसोबारिक। ठीक है। वॉल्यूम इज डबल्ड, यानी कि V2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ V1। भाई 5 kg एयर है 40 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। एक बार पे इसको हमने हीट किया कि भाई तब तक हीट किया कांस्टेंट प्रेशर पे जब तक इसका वॉल्यूम जो है वो डबल नहीं हो जाता। दिस इज योर P, दिस इज योर V, यानी प्रोसेस कुछ तो हमारा ऐसे जा रहा है 1 से लेके 2। यहाँ पे ये P0 जो हमें दे रखा है। ठीक है। ये हमें क्या दिया है, एक बार जो है ये क्या दिया गया है P0, और यहां से यहां तक हमें दे रखा है ये V1 और ये है हमारे पास V2। क्लियर? हमें इसी के साथ साथ Cp की वैल्यू दे रखी है 1.005 एंड 0.718 एज योर Cv, किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन। क्लियर? तो आप देखिए सबसे पहले एयर आपका स्टेट 1 पे है, 5 kg उसका मास है, 40 डिग्री सेल्सियस पे है और 1 बार के प्रेशर पे है। हमने इसको कांस्टेंट प्रेशर पे ही हीट किया कि भाई इसका वॉल्यूम जो है ना वो दुगुना हो गया। ठीक है। तो जब वॉल्यूम इनका दुगुना हो गया तो हमें चेंज इन वॉल्यूम सबसे पहले निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूं जिससे आपको आइडिया लगता रहे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है। दिस इज योर V1, दिस इज योर V2 एंड दिस बिकम्स योर P। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम अब कैसे निकालना है, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है ना, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है हमारे पास। तो देखो PV बराबर mRT, R यहां पे क्या होता है Cp माइनस CV, क्या मैं ये बोल सकता हूं, हाँ या ना? देखो मेरा स्टेट 1 से स्टेट 2 में है, मतलब कि अगर चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो P1 V1 इक्वल्स टू mRT1 एंड P2 V2 इज इक्वल्स टू mRT2। R की टेंशन मत लो, R यहां से मिल जाएगा और M कितना है, M है ही 5 kg। तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे जी V1, तो क्या हो जाएगा mRT1 बाय P1।
और यहाँ पे हम निकालेंगे जी V2 mRT2 बाय P2। तो वैल्यूज देखते हैं क्या क्या है। m है 5, r कितना है हमारे पास, r देखिए r के लिए Cp माइनस Cv, Cp है हमारे पास 1.005 माइनस 0.718, ठीक है। ठीक है 0.718, क्लियर है, ओके। तो अब देखिए इधर यहां पे हमारे पास R यहां से कितना आ जाएगा 1.005 माइनस 0.718, 0.287, 0.287, क्लियर। तो देखिए यहां पे R हो जाएगा 0.287, सिमिलरली इधर 5 इंटू 0.287। अब T1 हमारे पास कितना है, T1 है भाई 313 केल्विन। यहां पे हमारे पास R की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.005 माइनस 0.718, तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास 0.287, ठीक है। अब देखिए इधर 5 इंटू 0.287 इंटू T1, T1 है मेरे पास 313 केल्विन डिवाइडेड बाय P का P1 P2 तो सेम है, तो यहां में मैं P नॉट लिख सकता हूं, कितना है वो 1 बार यानी कि 10 या 100 किलो पास्कल, ठीक है ना। हमें यहाँ पे क्या निकालना है V1 निकालना है, ठीक है। तो 100 किलो पास्कल भी लिख सकते हो, या हम अगर इसको बार में कन्वर्ट करना, सॉरी पास्कल में कन्वर्ट करना चाहे तो 10⁵ लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें 5 इंटू 0.287 इंटू 313 डिवाइडेड बाय 10⁵, तो 4.49 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हमारे पास आ जाता है आंसर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर तो नहीं है, ठीक है, T2 नहीं है मेरे पास, तो T2 कैसे निकलेगा, अगेन PV-T रिलेशन, PV बराबर T, तो V1 बाय V2 इज इक्वल्स टू T1 बाय T2। तो T2 निकालने के लिए क्या करेंगे, T1 इंटू V2 बाय V1, तो T1 कितना है 313 इंटू V2 कितना है 2V1, ठीक है ना 2V1, और ये भी हो जाएगा नीचे हमारे पास V1, ये और ये यहां से कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा T2 मेरे पास 626, 313 इंटू 2 626 केल्विन, क्लियर। तो अब बस इसी को यहां यूज कर लीजिए, तो 5 इंटू 0.287 इंटू 626 बाई 10⁵, एक बार है हमारे पास, ठीक है। तो 5 इंटू 0.287 इंटू 626 बाई 10⁵, 8.98 इंटू 10⁻³, 8.98 इंटू 10⁻³, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको माइनस कर दूं आपके 4.49 इंटू 10⁻³ से, तो क्या आंसर आएगा, इट विल बी 4 डेल्टा V विल बी 4.49 10⁻³ मीटर, क्लियर। तो अगर हम आगे बढ़े तो ये हो गया हमारा पहला आंसर विच इज योर चेंज इन वॉल्यूम। अब हमें निकालना है जी वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो PdV
10⁵ इंटू 4.49 इंटू 10⁻³ कितना आएगा? 10⁵ इंटू 10⁻³ इंटू 4.49 449 जूल्स। ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। नाउ व्हाट इज द थर्ड वन? इट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए हम क्या लेंगे? U इज इक्वल्स टू एम सी वी डेल्टा टी। तो m कितना है 5, CV कितना है हमारे पास 0.718 and delta t will be how much? 626,313, तो it will be 313 क्योंकि उसका मल्टीप्लाई बाय 2 है। तो 313 इंटू 5 इंटू 0.718 1123.67 1123.67 joules becomes a U। और फिर हमें क्या निकालना है लास्ट में? चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी, तो चेंज इन एंथैल्पी के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे H इज इक्वल्स टू U प्लस PV। ठीक है, तो 1123.67 प्लस 449। ठीक है, तो 1123.67 प्लस 449 1572.67 joules will be your enthalpy, your answer number। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बेसिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे हमें दे रखा है कि भाई अ मास ऑफ 2.4 kg ऑफ एयर एट 50 kPa एंड 12 डिग्री सेल्सियस इज कंटेन्ड इन अ गैस टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस। द एयर इज नाउ कंप्रेस्ड टू अ फाइनल प्रेशर ऑफ 600 kPa। मतलब कि देखिए गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास मास दे रखा है 2.4 kg। ठीक है, प्रेशर हमें यहाँ पे दे रखा है 50 kPa। टेम्परेचर हमें दे रखा है यहाँ पे 12 डिग्रीज यानी कि 288 केल्विन 285 केल्विन आई थिंक सो। 273 प्लस 12 इज 285। ओके, 285 केल्विन and is contained in a gas tight frictionless piston cylinder device। ठीक है, यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है जिसके अंदर ये चीजें हमें दे रखी हैं। ठीक है, द एयर इज नाउ कंप्रेस्ड टू अ फाइनल प्रेशर, यानी कि प्रेशर हमारा चेंज हो रहा है, यानी ये था P1, अब प्रेशर कितना हो गया 600 kPa। During the process, heat is transferred from the air such that the temperature inside the cylinder remains constant, मतलब कि isothermal। ठीक है, कैलकुलेट वर्क इनपुट ड्यूरिंग द प्रोसेस। हमें वर्क निकालना है। अगेन वर्क के लिए हम क्या करेंगे? MRT1 ln V2 by V1। मास हमारे पास कितना है 2.4। आर के लिए हम क्या करेंगे? देखिए सीपी और सीवी हमें पिछले क्वेश्चन वाला ही लेना है, यानी कि 0.271 आई थिंक सो वाज द आंसर 287। ओके, 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन वाज माय आंसर। मैं उसको यहाँ डायरेक्टली लिख लेता हूँ। T1 कितना है मेरे पास 285 केल्विन इंटू लॉग V2 बाय V1। ठीक है, अब देखिए मेरे पास V2 और V1 तो है नहीं, V2 V1 है नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई? PV-T रिलेशन लगाओ। PV-T रिलेशन क्या है? PV इज इक्वल्स टू T। अब T मेरा क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट, मतलब कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। तो V2 बाय V1 इज इक्वल्स टू P1 बाय P2, यानी कि वही चीज यहां लिख सकता हूं V2 बाय V1
इज इक्वल्स टू P1 बाई P2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ln P1 बाई P2। क्लियर? तो यहाँ पे वैल्यूज डालो 2.4 इंटू 0.287 इंटू 285 इंटू ln P1 कितना है हमारे पास 50, व्हाट इज P2 600। तो देखते हैं आंसर क्या आता है 2.87 इंटू 285 माइनस 487.80। क्यों? क्योंकि log 50 बाई 600 इज इन माइनस। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर एंड दिस विल बी इन किलो जूल। किसमें होगा ये? किलो जूल। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे जो कि आपके आईएमयू में भी आ सकते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आईएमयू में 5 मार्क के या 7 मार्क के भी आ सकते हैं, ठीक है। और आपने देखा कि बहुत सिंपल है, आपको बस वो 4 से 5 फॉर्मूले याद होने चाहिए जो हमने उन प्रोसेसेस में डिस्कस किए, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट चीज पे, विच इज अवर एमसीक्यू टाइम। तो देखते हैं आज कौन से क्वेश्चंस हैं। इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस द वर्क डन बाय द गैस इज, आइसोकोरिक मतलब कि वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होता है, मतलब इट विल बी 0, ठीक है। मिनिमम हो नहीं सकता, मैक्सिमम हो नहीं सकता, मिनिमम हो नहीं सकता, एंड इक्वल टू हीट सप्लाइड नहीं हो सकता। इन एन आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी चेंजेस अगेन 0, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नहीं, डिपेंड्स ऑन प्रेशर भी नहीं। क्यों? एक ही लॉ की वजह से, जूल्स लॉ की वजह से। किसकी वजह से? जूल्स लॉ की वजह से, ठीक है। चलिए, इन एन आइसोबारिक प्रोसेस हीट एडेड टू द सिस्टम गोज इनटू, अब देखिए आइसोबारिक प्रोसेस में आपने हीट ऐड किया सिस्टम में, ठीक है। तो आइसोबारिक प्रोसेस मतलब क्या? प्रेशर हमारा होता है कांस्टेंट, ठीक है। अब प्रेशर अगर हमारा कांस्टेंट होगा तो वर्क भी है हमारे पास, हीट भी है हमारे पास और यू भी है हमारे पास, तीनों चीजें, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी भी होगी हमारी और वर्क भी होगा। बी एंड ए आर इनकरेक्ट, नाइदर तो नहीं। सी बोथ इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी एंड डूइंग वर्क, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स नो हीट एक्सचेंज, किसमें नो हीट एक्सचेंज होता है भाई? आइडियाबैटिक प्रोसेस। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, मगर अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो वहां पे हमने जीरोथ लॉ समझाते समय आइडियाबैटिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। ना आइसोथर्मल, ना आइसोकोरिक, ना आइसोबारिक। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी करें तो आपको पता चल ही जाएगा कि हर जगह हम क्यू का कुछ ना कुछ इक्वेशन लेके चल रहे थे, यहाँ पे हम नहीं लेते, ठीक है। चलिए, फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एन आइसोथर्मल एक्सपांशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखिए आइसोथर्मल एक्सपांशन अगर कोई जा रहा है तो Q आपका होगा 0 से बड़ा, बिल्कुल होगा, ठीक है। डेल्टा U आपका 0 के इक्वल होगा, जी हाँ। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इज करेक्ट, ना ही ये, ना ही ये, ना ही ये, ठीक है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज करेक्ट। नो वर्क इज डन, दिस इज आल्सो करेक्ट। प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज फॉल्स, ठीक है। आइसोकोरिक में प्रेशर कांस्टेंट कभी भी रिमूव नहीं, मतलब नहीं होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। और ऑल हीट गोज इनटू चेंजिंग इंटरनल एनर्जी, बिल्कुल, क्योंकि Q ही U के इक्वल होता है इस केस में। एक लौता केस जहां पे Q इज mCv डेल्टा T, ठीक है। इन एन आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर इज डबल देन वॉल्यूम बिकम्स, अब लगाओ भाई पीवीटी रिलेशन लगाओ भाई, P1 V1 T1 और P2 V2 इक्वल टू T2। अब टेम्परेचर को हमने दोगुना कर दिया, तो V1 बाय V2 इज इक्वल्स टू T1 बाय 2T2,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल, ना हाफ ना सेम, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। इसी के साथ थैंक यू फॉर सेलिंग विद अस एट आर अंडरवे। योर जर्नी टू मास्टरिंग मरीन इंजीनियरिंग हैज जस्ट बिगन। न्यू वीडियोस इस टाइम पे आते रहेंगे। इस वीडियो के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी यूनिट 1 की, जहां से आप यूनिट 1 प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, आई होप सो मैं आपको जो भी समझा रहा हूं आपको समझ में आ रहा हो। आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, प्लीज। ठीक है, हिचकिचाना नहीं। ठीक है, और प्लीज ये सबके साथ शेयर करिए, उन लोगों के साथ भी शेयर करिए जिनको सच में इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।